हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, हमारा जो ये सेशन चल रहा है सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे आप आईटीआई कर रहे हैं, सीटीआई कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं। ये एमसीक्यू सीरीज़ है, ये कंटिन्यू चलती रहेगी। हमारे इस चैनल पर आपको लगातार वन लाइनर और एमसीक्यू की वीडियो देखने के लिए मिलती रहेगी। हमारे चैनल पर शाम को 8 बजे एक नया वीडियो पब्लिश होता है, तो हर शाम 8 बजे आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, मैग्नीज पेचकस कितने साइज के ब्लेड होते हैं। अब इसमें क्या पूछा है कि मैग्नीज पेचकस में कितने साइज़ के ब्लेड होते हैं, उसमें कितने साइज़ के ब्लेड है वो पाए जाते हैं। अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग शेप में। उसमें क्या है, जो उसकी जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसके आगे का जो ब्लेड होता है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग शेप में बनाया हुआ होता है, जिससे क्या हम एक ही स्क्रू ड्राइवर से क्या है अलग अलग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि 4 विभिन्न आकारों के ब्लेड उसमें लगे होते हैं, यानी मैग्नीज स्क्रू ड्राइवर होते हैं, उसमें क्या होता है 4 अलग अलग आकारों के ब्लेड उसमें लगे हुए होते हैं, जिससे 4 अलग अलग आकार के स्क्रू हम आसानी से खोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चिपिंग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चिपिंग क्या है। तो चिपिंग क्या है, धातु की ऊपरी सतह से छेनी द्वारा धातु की पतली परत को काटकर अलग करने की प्रक्रिया को चिपिंग कहते हैं। चिपिंग क्या चीज़ है कि चीजल के द्वारा जब हम कोई ऑपरेशन करते हैं, चीजल के द्वारा कोई वर्कपीस को छील कर उसकी साइज़ को कम करते हैं, काटते हैं, उस सभी चीज़ों को यानी कि चीजल के द्वारा जो ऑपरेशन किया जाता है उसे चिपिंग बोला जाता है। ठीक है, जैसे हेक्सा के द्वारा हम कटिंग करते हैं तो हेक्साइंग बोला जाता है। फाइल के द्वारा जब हम फाइलिंग करते हैं, फाइल के द्वारा धातु को हटाते हैं तो वो फाइलिंग होती है। ड्रिल के द्वारा होल करते हैं तो उसको ड्रिलिंग बोला जाता है। उसी प्रकार से चीजल के द्वारा धातु को काटा जाता है या चीजल के द्वारा जो भी ऑपरेशन किया जाता है उसको चिपिंग बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, चीजल का कटिंग एंगल प्राय कितना होता है। चीजल का कटिंग एंगल कितना रखा जाता है, आगे से उसको कितने डिग्री एंगल पर नुकीला बनाया जाता है, जिससे क्या है वो हमारे वर्कपीस के अंदर आसानी से बैठ सके, उसके आसानी से कटिंग कर सके। तो चीजल का जो कटिंग एंगल रखा जाता है वो होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री चीजल का कटिंग एंगल रखा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ उसके रेक एंगल की और क्लीयरेंस एंगल की, तो रेक एंगल है वो 10 डिग्री रखा जाता है। ठीक है, और क्लीयरेंस एंगल की बात करें तो 20 डिग्री क्लीयरेंस एंगल रखा जाता है। सॉरी, क्लीयरेंस एंगल है वो इसका 10 डिग्री रखा जाता है और रेक एंगल है वो 20 डिग्री रखा जाता है। ठीक है, जिसमें क्लीयरेंस एंगल की अगर मैं बात करूं तो क्लीयरेंस एंगल चीजल और वर्कपीस के बीच में जो वर्क सरफेस होते हैं उसके बीच का जो एंगल होता है वो क्लीयरेंस एंगल रखा जाता है। और रेक एंगल रखा जाता है, वो रखा जाता है कि जहाँ से चिप्स हमारे ऊपर की ओर हटते हैं। ठीक है, यानी कि वर्कपीस के साइड से अगर चीजल के कटिंग करना शुरू करें वहाँ पर जो एंगल बन के आएगा वो हमारा रेक एंगल होता है। तो चीजल का कटिंग एंगल अगर नॉर्मली पूछ ले तो 60 डिग्री रखा जाता है। बाकी मटेरियल के अकॉर्डिंग अलग अलग रखा जाता है। जैसे कि सॉफ्ट मेटल है तो वहाँ पर चीजल एंगल है वो हम कम या ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या रखेंगे, सॉफ्ट मेटल के लिए अगर हमने कम रखा चीजल एंगल तो आसानी से उसमें क्या होगा, कटिंग होगा, आसानी से उसमें बैठ जाएगा। और वहीं पर अगर हार्ड मेटल है तो वहाँ पर क्या रखेंगे, ज़्यादा एंगल रखेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग क्या होता है, वर्क के मटेरियल के अकॉर्डिंग भी इसका एंगल है वो रखा जाता है। अगर नॉर्मली पूछ ले चीजल का कटिंग एंगल तो 60 डिग्री हम करेंगे। ठीक है, अगर सॉफ्ट मेटल या फिर हार्ड मेटल का कंपैरिजन करवाए तो वहाँ पर फिर क्या है, हमें अलग अलग इसका देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जॉब की अतिरिक्त खुरदरी सतह को चूर्ण के रूप में हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। किसी जॉब की अतिरिक्त खुरदरी सतह को चूर्ण के रूप में हटाना, चूर्ण के रूप में यानी कि बारीक बारीक बुरादे के रूप में उसको काट कर अलग करना, तो वो ऑपरेशन है वो क्या कहलाता है, उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं।
तो चूर्ण के रूप में एक तो हम क्या किसके द्वारा काटते हैं, जैसे फाइल के द्वारा काटते हैं, और दूसरा हिक्सा के द्वारा जो कटिंग करती है तब भी क्या होता है, बुरादे के रूप में कटिंग होती है। तो क्या लिखा है कि इसे रेतना या फाइलिंग कहते हैं। ठीक है, अतिरिक्त खुरद रिश्ते को चूर्ण के रूप में हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फाइलिंग कहलाती है। ठीक है, हेक्सा के द्वारा हम कटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है चाबी बनाने में किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। चाबी बनाने में, ठीक है, यहाँ पर बात किसकी की गई है, की बनाने में। तो की बनाने के लिए हम कौन सी फाइल का यूज करते हैं, तो ज़्यादातर हमें देखने के लिए मिलती है कि हैंड फाइल है उनको यूज में लेते हैं। ठीक है, इसमें कौन सी आएगी, जो हमारी निडल फाइल्स जो आती है उनका भी यूज़ है वो चाबी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक स्पेशल फाइल आती है वार्डिंग फाइल। ठीक है, जो वार्डिंग फाइल होती है उसका स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो उसका क्या काम होता है कि वो चाबी बनाने के काम में आती है, यानी कि अलग अलग शेप में वार्डिंग फाइल है वो बनी हुई रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, और इसमें पूछा है विशेष प्रयोजन के लिए डिजाइन की गई रेतियाँ कौन सी है। विशेष प्रयोजन के लिए डिजाइन की गई यानी कि स्पेशल फाइल्स होती है जो क्या है एक स्पेशल कार्य के लिए बनाई जाती है। उसके अलावा उससे कोई भी दूसरा ऑपरेशन है वो हम आसानी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि स्पेशल कार्यों के लिए ही उन फाइलों को बनाया जाता है। तो विशेष प्रयोजन के लिए डिजाइन की गई फाइलें कौन सी होती हैं, तो रेड टेल है, फ्लेकिस व्हील है, रोटरी फाइल है, क्रॉसिंग है, बेरेट है, फेदर है, क्रोचेट है और डाई सिंकर्स फाइल आदि क्या होती है, ये स्पेशल फाइलें होती हैं जिनका यूज क्या करते हैं, एक विशेष पर्पज़ के लिए इनको बनाया जाता है, एक स्पेशल वर्क के लिए इनको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलिंग करने के लिए क्या मुख्य कार्य करना चाहिए। फाइलिंग करने के लिए क्या मुख्य कार्य हमें करना चाहिए, तो फाइलिंग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो पर मार्किंग, संपूर्ण लंबाई का उपयोग, फाइल की फिनिंग में फॉरवर्ड स्ट्रोक का प्रयोग, यानी कि फाइल की क्या है पिनिंग वगैरह, ये फिनिंग नहीं है यहाँ पर, पिनिंग है, उसको साफ करें और फॉरवर्ड स्ट्रोक का प्रयोग करें, यानी कि ओनली फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही फाइल पर प्रेशर डालें। फाइल की संपूर्ण लंबाई का हमें प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा मेटल है वो जल्दी घिसेगा और फाइल के जो दांते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे। अगर थोड़ी दूर में फाइल को यूज़ करेंगे तो हमारी फाइल है वो जल्दी ही ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जॉब पर हमें अच्छे तरीके से सही एक्यूरेसी में हमें मार्किंग करनी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ तक हमें फाइलिंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा फाइलिंग का मुख्य कार्य क्या होता है। ड्रा फाइलिंग का मेन पर्पज़ क्या होता है। स्ट्रेट फाइलिंग भी कर सकते हैं, क्रॉस फाइलिंग भी कर सकते हैं, ड्रा फाइलिंग क्यों करते हैं। ड्रा फाइलिंग ऐसे क्या हुआ कि हमें ड्रा फाइलिंग की ज़रूरत पड़ी, या ऐसा क्या प्रयोजन है, ऐसा क्या बनाने की आवश्यकता हमें कि वो जो ड्रा फाइलिंग से ही बन सकती है। तो ड्रा फाइलिंग का मुख्य कार्य क्या होता है कि जॉब की सतह पर बीच के उबार को ख़त्म करना, यानी कि जॉब की सरफेस है उसमें क्या है बीच से उभरा हुआ रह जाता है और उसमें क्या होता है साइडों से ज़्यादा घिस जाता है। आपने देखा होगा कि जब फाइलिंग करते हैं तो किनारों से जल्दी घिसती है कोई भी सरफेस है वो, और बीच से मोटी रह जाती है, यानी बीच से ऊपर उठी हुई रह जाती है। तो बीच से जो ऊपर उठा हुआ भाग है और साइडों से नीचा भाग है तो उनको एक बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए, यानी कि बीच से जो उठी हुई है सरफेस उसको फाइलिंग करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, ड्रा फाइलिंग। ठीक है, यानी ड्रा फाइलिंग करेंगे तो बीच से जो उठा हुआ भाग है उस पर हम आसानी से फाइलिंग करके उसे ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिनिंग या क्लॉगिंग किसे कहते हैं। पिनिंग या क्लॉगिंग ऑफ फाइल किसे कहते हैं, ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि पिनिंग ऑफ फाइल या फिर क्लॉगिंग ऑफ फाइल किसे कहते हैं। तो पिनिंग या फिर क्लॉगिंग ऑफ फाइल क्या होती है कि जब हम फाइलिंग करते हैं तो हमने देखा होगा कि फाइल के दांतों के बीच में ना मेटल के चिप्स फंस जाते हैं। जब हम फाइलिंग करते हैं तो फाइल के दांतों के बीच में मेटल के छोटे छोटे चिप्स फंस जाते हैं, जिससे क्या होगा हमारी सरफेस है वो स्मूथ फिनिश नहीं होती है।
हमारे वर्कपीस की सरफेस पर क्या होगा, फाइल के चलने के निशान आने लगते हैं, स्क्रैचेस आने लगते हैं। ठीक है, तो जो मेटल के जो छोटे छोटे कण जो फाइल के दांतों के बीच में फंस जाते हैं, उसी को ही पिनिंग ऑफ या फिर क्लगिंग ऑफ फाइल कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर में क्या दिया हुआ है कि फाइल में धातु के कणों को पिनिंग या क्लॉगिंग कहते हैं, यानी कि फाइल में जो धातु के कण फंस जाते हैं उन्हीं को ही पिनिंग या क्लॉगिंग ऑफ फाइल कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, हेक्सा से कटाई करते समय किन पदों में कार्य करना चाहिए। हेक्सा के द्वारा जब हम हेक्साइंग कर रहे हैं, हेक्सा के द्वारा हेक्साइंग कर रहे हैं, यानी कि कोई पार्ट को दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं या कोई कट लगा रहे हैं, कुछ कटिंग ऑपरेशन कर रहे हैं हेक्सा के द्वारा, तब हमें क्या करना चाहिए, प्रोसेस वहाँ पर क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, धातु तथा मोटाई के अनुसार ब्लेड का चयन, जॉब को सही प्रकार बांधना तथा चिन्हन करना। ठीक है, धातु तथा मोटाई के अकॉर्डिंग, यानी कि सॉफ्ट मेटल है या हार्ड मेटल है, मेटल की मोटाई कम है या ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हमें ब्लेड का चयन करना चाहिए। और जॉब को सही बांधना, यानी कि वाइस के अंदर जॉब को सही से टाइट फिट करके बांधना, और जहाँ से हमें कटिंग करनी है वो भाग हमें क्लियर अलग दिखाई देना चाहिए, उसको काटते समय कोई प्रॉब्लम ना आए, इस तरीके से उसको बांधना चाहिए। और सही चिन्हन का मतलब होता है सही उस पर मार्किंग लग करना। ठीक है, जिस जहाँ से हमें हेक्सा के द्वारा कटिंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटे तथा भारी जॉब के लिए कौन सी मशीन उपयुक्त है। मोटे और भारी जॉब के लिए कौन सी मशीन उपयुक्त है, यानी कि कटिंग करने की बात यहाँ पर की गई है, एक साइन करने की बात की गई है। तो मोटे और भारी जॉब के लिए विद्युत आधारित युक्त पावर सा, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर सा का यूज है वहाँ पर करना चाहिए, जिससे कि मोटे और भारी जॉब्स को हम बहुत ही आसानी से काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें दिया है रेसिप्रोकेटिंग पावर सा किन मैकेनिज्म पर कार्य करती है। रेसिप्रोकेटिंग पावर सा है वो किस मैकेनिज्म पर कार्य करती है। तो रेसिप्रोकेटिंग पावर सा में क्या होती है, मोटर से जब पावर आती है तो वो रोटरी मोशन में होती है, रोटरी मोशन को फिर क्रैंक के द्वारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज किया जाता है। तो वो क्या होती है, यांत्रिक और हाइड्रोलिक मैकेनिज्म उसमें लगा हुआ होता है। क्या होता है, यांत्रिक और हाइड्रोलिक मैकेनिज्म है वो उसमें लगा हुआ होता है, जिसके माध्यम से उसमें क्या है हम आसानी से पावर सा को यूज कर सकते हैं। अब यांत्रिक मैकेनिज्म के द्वारा तो उसको चाल मिलती है, हाइड्रोलिक मैकेनिज्म के द्वारा उसके प्रेशर को सेट किया जाता है, जिससे क्या वो कटिंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फिटिंग के आधार पर पाइनर चाबी को कितने भागों में बांटा गया है। तो फिटिंग के आधार पर अगर मैं की बात करूं तो उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन सी, शंक की और सैडल की। शंक की और सैडल की, शंक की होती है वो साफ्ट और हमारे जो हब होता है दोनों में फिट की जाती है, लेकिन बात करें सैडल की तो सैडल की ओनली हब में फिट की जाती है। ये साफ्ट के साथ में घर्षण के द्वारा उसके साथ में गति करती है। ठीक है, साफ्ट और की के बीच में घर्षण होता है, उसके द्वारा ही इसमें क्या है चाल उत्पन्न होती है। किसमें, सैडल की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेदर की का क्या मुख्य कार्य होता है। फेदर की हम यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, जहाँ पर क्या है कि कहीं पर स्लाइड वगैरह करना हो तो फेदर की का यूज हम कहाँ पर करते हैं। तो सॉफ्ट तथा हब के मध्यम सापेक्ष घूर्णी गति को रोकना, यानी सॉफ्ट और हब के मध्य सापेक्ष घूर्णी गति को रोकना, यानी कि एक दूसरे के अकॉर्डिंग जो घूमने वाली गति होती है उसको क्या है रोक के रखना। ठीक है, कि उसके साथ में वो घूमे ना। ठीक है, अगर उसके साथ में घूमने लगेगी तो फिर हमें क्या है कि उसमें स्पीड आगे जो पावर है वो ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी जगह पर फेदर की का यूज है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ठोस स्पेंडल की में शॉर्ट पर कुछ भाग फ्लैट क्यों होते हैं। ठोस सैडल की में, ठीक है, तो शॉर्ट सैडल की में ऊपर का जो भाग है वो फ्लैट क्यों होता है। तो क्योंकि यह फ्लैट सतह चाबी की सीट का काम करती है और आसानी से रेप हब की स्लिप नहीं होने देता है।
ठीक है, यानी कि जो स्क्वायर वाला भाग होता है वो उसमें फंस जाता है और एक तरफ से उसमें क्या लगा हुआ रहता है कि शाफ्ट के साथ में वो टच हुआ रहता है, थोड़ा सा उसको प्लेन कर देते हैं, उसके ऊपर सही उसको सीट मिल जाती है। तो वो क्या है कि उसके बीच में क्या होगा, घर्षण उत्पन्न होगा, तो उसके साथ में क्या होगा, प्रेशर से जब वहाँ पर दबाव लगेगा घर्षण की वजह से, तो वो शाफ्ट और हवा दोनों एक साथ घूमने लगेंगे। तो इसलिए है उसका कुछ भाग है वो फ्लैट रखा जाता है, कुछ जो सैडल की होती है उसको क्या है हाफ राउंड शेप में भी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, छेनी को धातु की सतह से 40 डिग्री से कम कोण पर क्यों नहीं झुकाना चाहिए। छेनी को धातु की सतह से 40 डिग्री से कम कोण पर क्यों नहीं झुकाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने सरफेस पर 40 डिग्री से कम कोण में झुकाया, उसके बाद में उस पर हैमर से चोट लगाएंगे, तो हो सकता है कि वो हमारे वर्कपीस के ऊपर फिसल जाए, है ना। हो सकता है कि हमारे वर्कपीस पर फिसल जाए, वर्कपीस के अंदर अगर वो नहीं गड़ेगी, वर्कपीस के अंदर अगर वो नहीं धंसेगी, तो वर्कपीस की परत को हटा नहीं पाएगी। जैसे ही हमने पीछे से चोट मारा तो उसमें क्या होगी, फिसल जाएगी और दुर्घटना होने के चांसेस जब वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होगा, क्लियरेंस कोण है वो बहुत ही कम हो जाएगा, 40 डिग्री से कम जब लेकर आएंगे तो, ठीक है, तो ना के बराबर ही हो जाएगा, रेक एंगल है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से वहाँ पर दुर्घटना होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इसमें क्या दिया है आंसर में, क्योंकि अधिक झुकाने से क्लियरेंस कोण बहुत कम या शून्य हो जाता है, अतः छेनी का कटिंग एज धातु में गुटक कटाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यानी कि उसके अंदर धातु के अंदर नहीं धसेगा, हमारा चीजल का जो कटिंग है जो धातु के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, तो वो वहाँ पर क्या है कटाई नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या है, अधिक झुकाने से क्लियरेंस एंगल भी ना के बराबर रह जाता है, इसलिए उसको 40 डिग्री से ज़्यादा नहीं झुकाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है, अत्यंत कठोर सतहों पर सीधे फाउलिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। फाउलिंग नहीं है, ये फाइलिंग आएगा यहाँ पर, ठीक है। अत्यंत कठोर सतहों पर सीधे फाइलिंग क्यों नहीं करना चाहिए, तो क्योंकि इससे फाइल के दांते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इससे फाइल के दांते वो ख़राब हो सकते हैं, फाइल के दांते ब्लंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हार्ड सरफेस पर सीधे ही हमें फाइलिंग वगैरह नहीं करने लग जाना चाहिए, वहाँ पर कुछ और ऑपरेशन जैसे ग्राइंडिंग वगैरह या चिपिंग वगैरह स्क्रैपिंग वगैरह पहले करनी चाहिए। उसके बाद में जब वो हार्ड सरफेस वहाँ से हट जाए तब वहाँ पर फाइलिंग ऑपरेशन हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हेकर जॉइंट करते समय रिवर्स स्ट्रोक में दबाव क्यों नहीं डालना चाहिए। हेकर जॉइंट नहीं है, ये हेक्साइंग है, ठीक है। तो हेक्साइंग करते समय रिवर्स स्ट्रोक में दबाव क्यों नहीं डालना चाहिए। तो हमारा जो हेक्साइंग है, हैंड हेक्सा के द्वारा जब हम हेक्साइंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्ट्रोक में प्रेशर लगाते हैं, क्योंकि हेक्सा के द्वारा फॉरवर्ड स्ट्रोक में धातु की कटिंग की जाती है, रिवर्स स्ट्रोक में धातु की कोई भी कटिंग नहीं की जाती है। तो इसलिए रिवर्स स्ट्रोक में आते समय क्या है, प्रेशर हम हटा लेंगे तो हमारे दांते हैं और जो वर्कपीस है उसके बीच में क्या होगा, घर्षण नहीं होगा, बहुत ही कम घर्षण होगा, ठीक है। तो जिससे हमारे जो ब्लेड है, हेक्सा ब्लेड है, उसके दांते हैं वो लंबे समय तक बने रहेंगे, कम घिसेंगे, जिससे कि हम ज़्यादा धातु उससे काट सकते हैं। तो क्या लिखा है इसने कि रिवर्स स्ट्रोक में कटाई नहीं होती है, इसलिए यानी कि रिवर्स स्ट्रोक जो रिटर्न स्ट्रोक बोलते हैं उसमें कटाई नहीं होती है, इसलिए प्रेशर को हटा लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मशीन वाइस में एक घूर्णी आधार पर वाइस को 2 क्लैंपिंग स्क्रू के द्वारा कसा होता है, इसका क्या लाभ है। मशीन वाइस में एक घूर्णी आधार को वाइस के 2 क्लैंपिंग स्क्रू के द्वारा कसा जाता है, यानी कि जो घूमने वाला जो स्विवल बेस होता है मशीन वाइस में, उसको क्या है कि 2 स्क्रू के द्वारा कसा जाता है। तो इसका लाभ क्या होता है, इसका एडवांटेज यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें क्या दिया है, इसका एडवांटेज क्या है, जॉब को घुमाने के लिए बार बार मशीन वाइस को खोलना नहीं पड़ता है, यानी कि मशीन वाइस को हमें क्या है बार बार खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। हमने क्या किया, जो उसमें 2 पिन वगैरह दी होती है सर्विस में, या जो 2 स्क्रू उसमें लगे होते हैं उन्हीं को लूज और टाइट करके हम क्या है बिना वर्कपीस को खोले ही वाइस को इधर उधर घुमा सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आपने एंड तक वॉच किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा,
अपनी राय, अपना सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।